नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ग्रामीण लंबे समय से हसदेव अरण्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस बीच मंत्री सिंहदेव ने लोगों की मांगों का समर्थन कर दिया और विरोध होने पर पहला डंडा खाने की बात कह दी। इसके बाद सीएम ने कहा कि पेड़ की एक डाल तक नहीं काटी जाएगी अगर नहीं चाहते हैं बाबा तो। उधर बीजेपी पूरे मामले में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी इसे आदिवासियों के साथ धोखा बता रही है। तो कुल मिलाकर के हसदेव अरण्य के मसले पर खुद कांग्रेस के अंदर छिड़ गया है रण। और क्या वाकई में अब इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है प्रचंड? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनाते हैं टीएस सिंहदेव साहब का वो बयान जो उन्होंने वहां ग्रामीणों के बीच जाकर दिया था, जिसके बाद सरकार को थोड़ी दिक्कतें पेश आईं। सुनिए टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा था हसदेव अरण्य के जंगलों को लेकर। आंदोलन से इतना असर हो रहा है, लेकिन आंदोलन भर में खतरा है कि फिर भी आपका जमीन जा सकता है। जमीन रुकेगा कैसे? एक हो जाइए, एक होके खड़े हो जाइए। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। पहली गोली बंदूक लेकर के आएगा तो पहली गोली मुझे लगेगी, ये कहा था। और इसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने किस तरह से दिया है, अपने ही अंदाज में दिया है। सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है। अब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। ठीक है। और आइए अब सुनते हैं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से निशाना साध रही है कांग्रेस पर। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। हसदेव अरण्य के मामले में आज पूरा देश उद्वेलित है। भूपेश बघेल जी के जो लगातार छत्तीसगढ़ विरोधी बयान आ रहे हैं, आदिवासी विरोधी बयान आ रहे हैं, पर्यावरण विरोधी बयान आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भूपेश बघेल जी हसदेव अरण्य के मामले में कहां गया छत्तीसगढ़? तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हसदेव अरण्य पर छिड़ा रण, आदिवासियों को डर कहीं जंगल ना हो जाए खत्म। राहुल के बाद बोले टीएस बाबा, जरूरत पड़ी तो खाएंगे पहली गोली और डंडा। सीएम बोले डाली तक नहीं देंगे कटने, बीजेपी जुटी कांग्रेस को घेरने। छत्तीसगढ़ में जंगल का सवाल, कैसे थमेगा हसदेव पर मचा बवाल। जी हां, आखिर कैसे यह बवाल थमेगा और क्या कांग्रेस को इस पूरे मामले को लेकर के बैकफुट पर आना होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रमोद जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रमोद जी के पास आता हूं। प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये पूरा जो मामला है कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कतें ज्यादा पैदा नहीं कर रहा है क्या, आपको लगता है? पहले सीएम भूपेश बघेल साहब ने इधर गहलोत जी के आने के बाद इस प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय जो मंजूरी थी उसको दिया, और फिर राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज में बैठ करके ये कहा कि मैं खुद हैरान हूं इस फैसले से और ये हम इस मामले को टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं और जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी, ये उन्होंने वहां कहा। और यहां खुद टीएस सिंहदेव जाकर के कहते हैं कि पहली गोली चलेगी तो मुझ पर चलेगी। तो क्या इस तरह के हालात हैं कि हसदेव अरण्य के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गोली चलाने के हालात बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, कांग्रेस क्यों दिक्कत में रहेगी जी? भली भांति आपको पता है कि जो भी स्टैंड होगा वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपको भी पता है कि 24 ब्लॉक टोटल वहां है, 23 ब्लॉक, जिसमें से 4 ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस दी है। परमिशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब वो आदिवासियों के इतने हितैषी थे तो पार्लियामेंट में वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या वहां के जो केंद्रीय मंत्री है
इतने सारे लोग हैं उनके, उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको भी पता है कि देहरादून के बायोडाइवर्सिटी इंक्वायरी के द्वारा उसकी पूरी स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराई है और उन क्षेत्रों का क्लियरेंस दिया है जो विविधता की दृष्टि से और जिसमें जैव विविधता को और प्राणियों को पूरा ध्यान रख करके उन 4 ब्लॉकों को परमिट की गई है जहां इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। लेमरू प्रोजेक्ट जो है वो भी जंगल का जो एरिया है उसे भी कोई वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से या वाटरशेड की दृष्टि से वो क्षेत्र प्रभावित ना हो, इसलिए 23 ब्लॉक में से 4 ब्लॉक की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अब इसमें कांग्रेस का जो स्टैंड है, भूपेश बघेल जी क्या गलत कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी कौन होती है बात करने वाली, ये तो बताएं पहले। आन का दिया आन का घी, गाली दे को बाबा जी, वाह, ये कौन सी बात होती है। आपको, आप पूरे देश में कोयला भी चाहिए, आपको आप सारी चीजें चाहिए और ऊपर से आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो जंगल में हस्तक्षेप करे। अरे गवर्नमेंट ने आपकी परमिशन दी है, आपने लेबोरेटरी से टेस्ट कराया है, आपने पूरे जंगल को 2 साल तक के इन्वेस्टिगेट कराया है, सारी चीजें करने के बाद परमिशन आपने दी है, कोयले का ऑर्डर आपने दिया है अलग अलग प्रांतों से, और आज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमको घेरने में लगी है। अरे ये कौन सी बात हो। और मैं तो पूर्व मंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि परमिशन क्यों दिया भूपेश बघेल जी ने, शायद उनको जानकारी भी नहीं होगी कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की अनुमति देता कौन है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, दुनिया जानती है, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। ठीक, कम से कम इन सारी चीजों को पहले क्लियर कर ले कि 4 ब्लॉक स्वीकृत हुए हैं, परसा ईस्ट, केते बासेन एक्सटेंशन, पेंडरखी, ये 4 ब्लॉक के अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, कोई राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकार से जो वर्षन मांगा गया था उसमें यह भी स्पष्ट था, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि जो आपत्तिजनक जगह है उसमें राज्य सरकार ने बराबर लिख के दी है कि लेमरू प्रोजेक्ट यहां से यहां तक के है और इतने हेक्टेयर भूमि को कतई नहीं दिया जा सकता, ये स्पष्ट लिखा है सरकार के नोटिफिकेशन में। ठीक है। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी वो उस बात को कह रहे हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, स्वाभाविक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र रहता है उनसे जनता मिलती है और क्लियर कट बात करते हैं। दोनों नेता ट्रांसपेरेंट है, ये पीठ पीछे वाली बात नहीं है, आपके सामने बात हो रही है, जो चीजें हैं आपके सामने में होगी और डंके की चोट में होगी। कांग्रेस की रीति नीति जो है वो स्पष्ट थी, स्पष्ट है और स्पष्ट रहेगी। ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सुंदरानी जी, जब केंद्र की सरकार इसी प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण मंजूरियां दे देती है तो आपको लगता है कि देखिए विकास के लिए तो कोयला निकालना जरूरी है, और उसी मंजूरी पर अगर राज्य सरकार मोहर लगा देती है तो आपको लगता है ये जंगल विरोधी हैं। एक ही प्रोजेक्ट, एक ही काम, उसको केंद्र ने मंजूरी दी तो आप लोगों ने स्वागत किया या उसका विरोध नहीं किया, और उस मंजूरी को केवल ओके कर दिया राज्य सरकार ने, तो ये जंगल के विरोधी हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। सर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता आपको बीजेपी का? अभिलाष जी, आदरणीय प्रमोद दुबे जी को मैं सुन रहा था जी। प्रमोद दुबे जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनके मुंह से इस प्रकार की बातें ठीक नहीं लगती कि केंद्र सरकार ने परमिशन दी, बिना राज्य सरकार के एनओसी के परमिशन हो जाता है क्या? किसी भी माइनिंग का कोई भी काम, चाहे कोयले से जुड़ा हो, बिना राज्य सरकार के एनओसी के, पर्यावरण की मंजूरी के, केंद्र सरकार अलाट कर, और फिर 3 साल तक इस मंजूरी को रोक रखा। केंद्र सरकार ने तो 3 साल पहले की बात है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मंजूरी को रोक रखा, कहीं न कहीं एनओसी को रोक रखा। अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, सोनिया जी का वहां से फोन आता है और एकाएक मंजूरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देते हैं। चाहे वो सहजता से देते हैं, असहज होकर देते हैं, वो साक्षात जब वो पत्रकार वार्ता हमने देखी थी, निश्चित रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुख्यमंत्री ने ये निर्णय किसी बड़े दबाव के तहत लिया है। ठीक है। टीएस सिंहदेव बाबा और मुख्यमंत्री जी में पारदर्शिता है, ऐसा आदरणीय प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं। क्या टीएस सिंहदेव बाबा और मुख्यमंत्री में पारदर्शिता होती
तो टीएस सिंहदेव बाबा को ये बयान देने की जरूरत पड़ती क्या? वो तो सरकार का हिस्सा है, वो तो सीधा सीधा कह देते कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा। ये कहने की जरूरत है कि विरोधी नेता के जैसे, विरोधी दल के नेता के जैसा एक बयान कि अगर एक भी पेड़ कटा, गोली चली तो पहली गोली मैं खाऊंगा। तो गोली चलाने वाली सरकार भी तो उन्हीं की है। अगर वो इस भाषा को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने डैमेज कंट्रोल को रोका कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, एक पेड़ नहीं, एक डंगाल भी नहीं कटने देंगे और गोली नहीं चलने देंगे। अगर टीएस सिंहदेव बाबा और मुख्यमंत्री में पारदर्शिता होती तो शायद बाबा साहब इतने सुलझे हुए नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, इस कदर मीडिया के सामने आके उनको बयान देना पड़े, शायद ये पारदर्शिता नहीं कही जा सकती। रहा सवाल राज्य सरकार ने आनन फानन अगर निर्णय लिया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और सोनिया जी के दबाव में निर्णय लिया है। यह राज्य सरकार ने अपने मन से निर्णय नहीं लिया है। और यह सरकार की रिमोट कंट्रोल अगर कहीं है तो दिल्ली में। हमने देखा पिछले राज्यसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। हम तो चाहते थे कि प्रमोद दुबे जी जैसे नेता छत्तीसगढ़ से जाते, छत्तीसगढ़ी में राज्यसभा में जब बोलते छत्तीसगढ़ की आवाज उठाते तो शायद हम लोगों का कई राज्यों से आप लोग भी तो ले आते हैं। हैं, खैर वो विषय नहीं है। ना सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। मुझे बाबूलाल शर्मा जी ये बताइए कि ये प्ली देना कि केंद्र ने परमिशन मांगी तो राज्य सरकार ने क्यों दे दी, मतलब क्या पेड़ बचाने का ठेका सिर्फ राज्य सरकार के पास होना चाहिए? जंगल बचाने की जिम्मेदारी क्या केवल जो शासित राज्य है उसकी सरकारों की होनी चाहिए, या केंद्र को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, 2-4 उड़ीसा, ऐसे 2-4 ही राज्य बचे हैं जहां जंगल कुछ बचा हुआ है, कम से कम इसे हम कैसे भी करके बचा लें? ये तो अगर इसमें कोई दोषी है तो क्या आपको लगता नहीं कि दोनों बराबर के दोषी होंगे? मेरा आज तक का जो अनुभव है, उस अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारों की अपनी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, और केंद्र सरकार की कुछ मजबूरियां हैं और राज्य की भी मजबूरियां हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, एकदम सच है। और उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार की जो अनुमति होती है, जो अनुमति केंद्र सरकार दी होती है वो लागू हो पाती है, उसके पहले नहीं हो पाती। सही कहा श्री चंद जी ने कि 3 साल रुका रहा ये मामला, और इस बार जो है उसको परमिशन दिया गया। और उन्होंने जो भी अपना बयान दिया कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री आए और सोनिया का दावा, उसको तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने एक बात का बयान पत्रकारों के सामने दिया था कि अगर हमको छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिलेगा तो हमारे राजस्थान की बिजली बंद हो जाएगी, हमारा पूरा सब भट्टा बैठ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो दबाव दिया गया और भूपेश बघेल ने उसको स्वीकार किया, लेकिन भूपेश बघेल का जो आज का बयान है वो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा, या जो राहुल गांधी ने जो उड़ीसा में पहाड़ को बचाने के लिए अपना आंदोलन किया था एक बार जाकर आदिवासियों की जमीन बचाने को, उसके समकक्ष उसके सकारात्मक दृष्टिकोण से दिया, उसी लाइन में दिया कि भाई अगर मेरा हाईकमान नहीं चाह रहा है तो एक डंगाल नहीं कटेगी। वो टीएस बाबा के संदर्भ में भले ही कह दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके लाइन पर राहुल गांधी की लाइन पकड़ के चल रहे हैं या बोल रहे हैं। अब सवाल आता है कि भाई ये अनापत्ति देने की मजबूरी क्या बन गई? मैंने पहले ही बात कहा, केंद्र सरकार की भी अपनी कोयला निकालने की, कोयला देने की और किसी को उपकृत करने की मजबूरियां हैं, और राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में भी कहीं न कहीं मजबूरी का सामना करना पड़ा है, और हर सरकारों को करना पड़ता है, जहां तक मेरा अनुभव है। अब हम इसको राजनीति का अगर विषय बनाएं तो राजनीति का विषय बड़े आसानी से बनता है। कांग्रेस ने जो बयान दिए उससे मौका मिला, विष्णु देसाई ने तुरंत उसका बयान दिया, और भी नेताओं ने बयान दिया, अच्छा मौका मिला है तो क्यों छोड़ेंगे? राजनीति का जहां विषय बन गया तो निश्चित रूप से जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और एक दूसरे को जो है आरोप जो हो रहे हैं वो सामने श्री चंद जी ने भी बता दिया और प्रमोद भाई ने भी बता दिया, वो जो आरोप लग सकते थे वो लग गए। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हर सरकारों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक पक्ष मैं ये भी कहूंगा कि जिस विधायक के क्षेत्र का ये मामला होता है उसके वोटों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की स्थिति बनती है। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम पेड़ों को काटने के लिए बिल के अगर काटेंगे तो ये ठीक नहीं जाता मैसेज।
तो ठीक है। इसको पहले सब लोगों को समझा देना चाहिए, सबकी अनुमति सहमति होने के बाद ऐसा करना चाहिए, अन्यथा टीएस बाबू को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत पड़ती। बिल्कुल। और जरा एक बार वो बयान भी मैं सुना देता हूं अपने दर्शकों को कि क्या कहा था लंदन में राहुल गांधी ने, जब उनसे पूछा गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र के द्वारा कि हसदेव अरण्य को लेकर आपने कहा था कि जंगल नहीं कटेंगे, और अब राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की उसे एनओसी दे चुकी है, परमिशन दे चुकी है। तब राहुल गांधी का जो बयान आया था वो बयान आपको सुना देते हैं, एक बार बयान सुनिएगा। Whose lives and land are being threatened by mining and deforestation. However, this Congress party has gone back on its decision and announced sanctioning forest clearance and mining in Hasdeo. How can you defend this decision by your party in light of earlier promises and the rights of the Adivasi people? I have a problem with the decision myself, so I don't defend. Okay. What are you doing to stand against this? I'm working on it. I'm working on it. I'm working on it internally in our party. We are working on it. तो ये बयान सुना। प्रमोद जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के जो आरोप सुंदरानी जी लगा रहे हैं कि गहलोत जी के आने के बाद 3 साल तक आप रोके रहे, 3 साल तक आपको लगता था इससे पर्यावरण को खतरा है, गहलोत जी आ गए तो आपको लगा कि पर्यावरण का जो खतरा है वो नहीं है और हमें देश के विकास के लिए इसे दे देना चाहिए। जो भेदभाव कांग्रेस बीजेपी पर भेदभाव का जो आरोप लगाती है कि बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा, कांग्रेस शासित राज्यों को कम, क्या हसदेव अरण्य के मामले में कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया कि जब बीजेपी को केंद्र को परमिशन चाहिए थी तो आपने नहीं दी, और जब उसका फायदा कांग्रेस शासित राज्य को मिलना था तो आपने परमिशन दे दी? सीधा सीधा आरोप है मेरा। नहीं अभिलाष जी, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को क्यों नहीं उठाया? पहला चीज, जब वो आदिवासियों के हित की बात करते थे, उनका भी तो क्षेत्र है ना, केवल टीएस बाबा जी का क्षेत्र है क्या? आप दूसरा चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को आखिर अध्ययन करने के लिए 2 साल का समय कौन सी गवर्नमेंट ने दी है? सेंट्रल की गवर्नमेंट ने दी ना, देहरादून की कंपनी को। जब उन्होंने सारी चीजों को क्लियर करके बताया कि 23 ब्लॉक में से 3 जो ब्लॉक है उसको दिया जा सकता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से, हाथियों के विचरण के जो अरण्य का जो क्षेत्र है, जो गहन जंगल है, उससे इन चीजों का कोई प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इन 3 ब्लॉक में से अगर 23 ब्लॉक में से 4 ब्लॉक दिए गए हैं तो वो सारे गुण दोष के आधार पर ही केंद्र की सरकार ने अनुमति दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, टीएस सिंहदेव जी रहे या भूपेश बघेल जी रहे, क्या आपको पीठ के पीछे बात कर रहे हैं? क्या जन सुनवाई नहीं हुई? क्या गांव वालों को विश्वास में नहीं लिया रहा होगा? तब ये कैसे निर्णय होता? तो अगर कहीं राज्य सरकार में अगर थोड़ी भी कहीं मंशा में कहीं खोट होती तो वो तो 23 ब्लॉक में से 20 ब्लॉक को दे सकते थे, 18 ब्लॉक को दे सकते थे। और जब स्थिति कहीं गंभीर होती है, आज देखिए आप अभिलाष जी, दोनों चीजों की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि सड़क भी मुझे 80 फीट की चाहिए, आप कहेंगे कि मुझे एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए, तो दोनों चीजें एक साथ, आपको डेवलपमेंट भी चाहिए और इस बात का भी वो है कि कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण भी बचाना चाहिए। ये एक उदाहरण नहीं है, अनेक सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर लाखों पेड़ लगाए जाते हैं या लगाए गए होंगे, नहीं, मैं तो आपको स्पष्ट बताया हूं कि 2 साल तक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वो अध्ययन किया गया था। देहरादून की कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अध्ययन दल भेजा गया था। उन्होंने जब अनुमति दी कि इतने अभ्यारण्य को पूरे 23 ब्लॉक का निरीक्षण किया गया, उसमें से 1898 हेक्टेयर का एक प्लॉट और 841.538 हेक्टेयर के एक ब्लॉक को उन्होंने क्लियर माना कि इसमें बहुत ज्यादा पर्यावरण के दृष्टिकोण से जितने पेड़ लगाना है उससे दुगने पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ लगाने की भी कार्रवाई हुई होगी, मैं तो नहीं जानता बहुत स्पष्ट तौर पर, लेकिन मैक्सिमम फायदे से, अगर कम नुकसान से बहुत ज्यादा अगर फायदा हो, और अगर कहीं बिजली की आवश्यकता हो और अगर देश चलाने की आवश्यकता हो, अभिलाष जी कई बार आप देखेंगे लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहां का दूसरा पक्ष कहता है कि फैक्ट्री लगना चाहिए, हमारा विकास कैसे होगा? आज आप अगर पश्चिम बंगाल की जरूरत देख लीजिए,
तो कितना वहां से पलायन हुआ। आज बिहार से देख लीजिए आप, कितना पलायन हुआ। अब वहीं के नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं प्लांट लगना चाहिए, नहीं हम प्लांट लगाएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ। आज तो हम भाग्यशाली है छत्तीसगढ़ में कि सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। ठीक है, मैं आता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी। मुझे याद आता है कि जब पन्ना के जंगलों में बड़े प्रोजेक्ट लगाने की बात होती है, जहां पर बड़ा आंदोलन एक ऐसा ही चल रहा है, वहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है, वहां केंद्र अनुमति दे देती है कि इतना बड़ा जंगल जो है पन्ना के आसपास का, पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया का जो जंगल है वो भी उस खदानों में उन चक्करों में फंस जाएगा, वहां पेड़ कटेंगे। उसको लेकर के लंबा विरोध हो रहा है। आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जंगल को लेकर अचानक से प्यार आ जाता है, लेकिन पन्ना के जंगलों को लेकर के बीजेपी कहती है देश के विकास के लिए जरूरी है, ये क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, इससे संपन्नता आएगी। तो मुझे बताइए ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? अगर यहाँ का जंगल जरूरी है तो वहां का जंगल भी जरूरी है, और अगर वहां विकास जरूरी है तो छत्तीसगढ़ में भी विकास हो जाने दीजिए। देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जंगल सब जगह जरूरी है। और छत्तीसगढ़ की, अगर हम आज छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ की माटी और अन्न का उपयोग करते हैं, और यहाँ के 30-32% आदिवासियों की जनसंख्या है, और आदिवासियों का जीवन जो भी चलता है जंगल के ऊपर चलता है। तो निश्चित रूप से हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी गए थे अंबिकापुर और उनसे मिल के आए, आदिवासियों को यह आश्वस्त करके आए कि भारतीय जनता पार्टी उनके हितों के साथ खड़ी रहेगी। और आज हम खड़े हैं, और निश्चित रूप से खड़े हैं। और मध्य प्रदेश में भी जहां जंगल बचाने की बात होगी, पेड़ बचाने की बात होगी, निश्चित रूप से वहां के आदिवासी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जैसे यहाँ विरोध हो रहा है कांग्रेस सरकार का, वैसे ही वहां विरोध हो रहा है बीजेपी सरकार का। कोई नहीं खड़ा वहां। सरकारों में आते ही पार्टियों के जो सरोकार हैं वो बदल जाते हैं सर। अभिलाष जी, पन्ना के जो आदिवासी है वो लोग सोना चांदी बेचते होंगे। नहीं, जिस प्रकार से प्रमोद जी अभी कह रहे थे, मुझे तो लगा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से जो पेड़ कटने हैं और जो कोयला निकलना है उसकी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में, कि रोड 80 फीट की होना तो पेड़ तो कटेगा ही, कोयला होना तो पेड़ तो कटेगा ही। ठीक है, कोयला होना पेड़ कटेगा, लेकिन बड़े तादाद पे अगर जंगल कट जाए तो कहीं पे, और ये हम थोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस के भीतर की आवाज है, टी.एस. सिंहदेव बाबा की आवाज है, सरकार का हिस्सा है। इसीलिए तो हम स्पष्ट कह रहे हैं अभिलाष जी कि ये जो हमारी सरकार, ये डबल बैंड का रेडियो है साहब, एक कहता कटेगा, दूसरा कहता नहीं कटेगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कटेगा कि नहीं। मैं बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूँ। रेडियो कैसे चलेंगे? बाबूलाल शर्मा जी, मुझे बताइए कि पहले सीएम साहब ने कहा कि ठीक है पेड़ कट जाएंगे या ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम हरी झंडी देते हैं, फिर उधर राहुल गांधी जी ने आपत्ति ली, टी.एस. सिंहदेव साहब ने तो गोली चलने तक की बात कह दी, और आज जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव साहब के बयान के बाद बघेल साहब ने बयान दिया है, अब संशय यह है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या बीच का रास्ता कोई ढूंढ सकती है सरकार? क्या होने जा रहा है इसको लेकर? देखिए, मैंने कहा ना, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां। हाँ। अभी भी कह रहा हूँ, बृजमोहन जी, अभी शीतल जी ने इस बात को स्वीकार किया, बृजमोहन जी आदिवासियों से मिलकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपके साथ हैं और पेड़ हम नहीं कटने देंगे। तो ये कर सकते हैं वो आदिवासियों के पास जाके, ये राजनीति का विषय हो गया। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट से विरोध नहीं कर सकते कि आपने अनुमति क्यों दी है हमारे हसदेव के लिए। तो ये राजनीति का जब विषय बनता है ना, तो बहुत सारे पेच आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बेवफाई है एक प्रकार की आदिवासियों के साथ में, चाहे वो राज्य सरकार ने अभी नो ऑब्जेक्शन देके की हो, चाहे कोई भी दबाव हो, कोई मजबूरियां हो, चाहे केंद्र सरकार ने किन मजबूरियों के तहत यहाँ अनुमति दी है, ये दोनों चीजें। और राजनीति में देखिए, आदिवासियों से मिल रहे हैं, लेकिन हम केंद्र सरकार के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 9 लोकसभा के जो लोग हैं, सांसद हैं, क्या वो विरोध नहीं कर सकते थे वहां पे? अभी भी नहीं कर सकते। अभी 9 के 9 खड़े हो जाएं और बृजमोहन जी खड़े हो जाए लीडरशिप लेकर के, नहीं कटने देंगे तो नहीं कटेगी, और उनके खिलाफ खड़े हो जाए केंद्र सरकार की, नहीं आपने अनुमति गलत दी है, रोक दीजिए उसको। तो ये चीजें अगर करना हो तो, और राजनीति करना हो तो, प्रमोद भाई अपनी बात कहेंगे, श्रीचंद भाई अपनी बात कहेंगे, और ये राजनीति होती रहेगी। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि पर्यावरण को इतना नष्ट करके, जहाँ इतना विरोध आदिवासी कर रहा है, जिनको 5वीं अनुसूची में संरक्षण है संविधान में, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात आप जो सब लोग चूक रहे हैं कि
जो वहां पर ग्राम सभा हुई थी उस पर टीएस बाबा ने अविश्वास प्रकट करते हुए एक बात कही है कि फिर से आप ग्राम सभा बुलवाइए, आदिवासियों को कहा उन्होंने, और उसमें आधार कार्ड देख करके आने दीजिए, कोई बाहरी आदमी नहीं घुसना चाहिए। मतलब कितना बड़ा विश्वास उन्होंने प्रकट किया है, इस बात को समझिए कि जो ग्राम सभा हुई थी इस पर अविश्वास है उनको, बाबा साहब को। तो ये सारी चीजें देख करके जो है निश्चित रूप से निष्कर्ष पे पहुंच करके भूपेश बघेल ने बहुत बेहतरीन बयान दे दिया है कि हम डंगाल तक नहीं कटने देंगे। ये पटाक्षेप की स्थिति आ चुकी है। उन्होंने देख लिया राहुल गांधी का भी रुख वही है और बाबा साहब का भी रुख वही है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो पहले जो भी बयान दिया रहा होगा, उसकी आलोचनाएं भी हुई है, लेकिन उन्होंने कह दिया अब डंगाल भी नहीं कटेगी, तो पटाक्षेप की स्थिति बन चुकी। ठीक है प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव साहब जी बात कर रहे हैं, आप भले इसे ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, लेकिन जब घर की आवाजें, घर के परेशानियों की आवाजें बाहर आती हैं तो उसे ट्रांसपेरेंसी नहीं कहते हैं, उसे ये कहते हैं कि अब ये चीजें जग जाहिर हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने डायरेक्टली वो कह गए कि जो आपने ग्राम सभा बुलाई थी वो सही नहीं थी। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अब यहां पर गोलियां चलने की स्थिति बन सकती है। ये बातें वो पार्टी फोरम पे अंदर बैठकर सरकार से भी कह सकते थे। आपको लगता नहीं कि ये पब्लिकली इस तरह से बयान देने से कांग्रेस की छवि खराब होती है? नहीं अभिलाष जी, इसमें छवि खराब होने वाली क्या बात है? कोई कोयला चोरी करने जा रहा है, कोई आदमी कोई वो करने जा रहा है। अपनी बात को अगर कोई आदमी स्पष्टता से रखे, ये तो देखने का नजरिया है कि आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है। दूसरी बात जी, राजनीति में बहुत लोग बहुत सुचिता की राजनीति करते हैं और उसमें टीएस सिंहदेव जी भी हैं और भूपेश बघेल जी भी हैं। मुझे अगर अपनी कई बार बात करनी होती तो मैं नगर निगम के खिलाफ अपने आंदोलन करता हूं। मैं जिस जनता ने हमको जिताया है, क्या उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? केवल हम यही देखेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या बोल देगी, हमसे बुरा तो नहीं मान जाएगी। अरे भाई, जनता पहले है, आप पहले हैं हमारे लिए, और 130 करोड़ लोग पहले हैं, या छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 लोग पहले हैं। ठीक है, अंतिम सवाल सुंदरानी जी आपसे। सुंदरानी जी, एक टीएस सिंहदेव साहब हैं जिस पर मैं देखता हूं कि बीजेपी के हर नेता को बड़ा सम्मान आता है, बड़ा प्यार आता है। अच्छी बात है, अच्छे नेताओं के लिए विपक्ष में भी प्यार होना चाहिए। आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स होगा जो खुले होकर के चौड़े में पब्लिकली कह सके कि ये केंद्र ने कैसे परमिशन दे दी, मेरे छत्तीसगढ़ के जंगल में नहीं कटने दूंगा, और केंद्र अगर जबरदस्ती परमिशन देगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा? कोई है सांसदों में से, मंत्रियों में से, सीएम में से कोई है, कोई ऐसा जो पब्लिकली कम से कम बात तो कर रहा है सबके सामने, भले ही सरकार अपनी है पर जो सच है वो सच बोल रहा है कोई? अभिलाष जी, ये तो तय है ना कि केंद्र सरकार सीधे सीधे अलॉटमेंट नहीं कर सकती बिना राज्य सरकार की सहमति से। तो सर, आप बिना गलत लग रहा है, मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के नेताओं को गलत लग रहा है, आपके सांसदों को क्यों नहीं लग रहा है? दे दी तो हमारे सांसद नहीं, निश्चित रूप से वो बात करेंगे ना। हम अनुशासित दल के लोग हैं, हमको जो बात करनी होगी प्रधानमंत्री जी से करेंगे। तो कर रहे हैं ढंग से मीडिया में आकर, जैसा टीएस सिंहदेव बाबा ने बयान दिया वैसा थोड़ी करेंगे। अच्छा, हमारे 9 सांसद भी बात करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे। कर लीजिए सर, 3 साल हो गए। अरे 3 साल हो गए, कर लीजिए सर, हमारी बात हो रही हो। सुंदरानी जी, एक क्रेडिट ले जाएंगे बघेल साहब, एक बार फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। आप कर लीजिए। रोका रहा तो कौन था? 3 साल हो गए सर, अब तो कर लीजिए बात। अभिलाष जी, 3 साल प्रदेश की सरकार ने रोके रखा, क्या भाजपा के सांसदों ने कहा क्या कि एनओसी दे दीजिए? ना, तो भाजपा के सांसदों ने ये भी तो नहीं कहा केंद्र से कि क्यों भेज दिया आपने प्रपोजल। सेंटर जो है, ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के बक्सवा की पन्ना की बक्सवा खदानों में हीरा खनन के लिए जंगल कटे तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होती। केंद्र से प्रस्ताव आ जाता है तब बीजेपी को जंगल नहीं नजर आता। और मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को जो प्रोजेक्ट 3 साल तक गलत लगता है वो अचानक अच्छा लगने लगता है। फिर जब नेताजी कह देते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ना तो पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, ना ही यहां पर आदिवासी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो पॉलिटिकली आका नेताओं को खुश करने की ख्वाहिश। बीजेपी भी इसी डर से, अनुशासन के डंडे से चुप्पी लगा के बैठी है केंद्र में, राज्य में भले ही कितना विरोध कर ले। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी बस इंतजार इसी बात का था। पहले कह दिया गया, जैसा कह रहे हैं कि पहले संकेत मिले कि परमिशन दीजिए, दे दी, अब परमिशन नहीं देने का संकेत मिल रहे तो नहीं देते हैं।
तो छत्तीसगढ़ का हित पीछे रह जाता है। पार्टी में अपना हित आगे बढ़ता दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस में। जंगलों की, आदिवासियों की चिंता हमें है सर, लेकिन दिखना चाहिए आप लोग जो कहते हैं वो आपके कामों में और आपके वादों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी कांग्रेस से जुड़े प्रमोद जी और श्रीचंद सुंदरानी जी का। बाबूलाल शर्मा जी ने बता दिया कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पर सियासत में क्या करें, कभी वफा ही नहीं मिलती, हर बार जनता ही ठगी जाती है। आदिवासी जंगल में खड़ा है और इंतजार कर रहा है क्या डिसीजन होगा इसका। नमस्कार दर्शकों को।